दोस्तों आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जज्बा एकेडमी में। आज हम लोग बात करने वाले हैं जामिया इस्लामिया क्लास 9th के जो इंट्रेंस टेस्ट की जो सिलेबस है कि आपको जो प्रिपरेशन हमारा कराना है कि आपको कम से कम 4 महीनों में इतना ट्रेंड कर दिया जाए कि आप 90+ के करीब जो है स्कोर कर सकें और आपका सिलेक्शन जो है फिक्स हो सके। जितने भी बच्चे हैं हो सकता है कि बच्चे भी ना हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन हमें मतलब ये है कि जो हमारे पास 3 स्टूडेंट हैं उनको हमें ये जो है अपॉर्चुनिटी देनी है कि वो तैयारी जब कर रहे हैं तो वो कोचिंग ना ढूंढें। ऑनलाइन जो है एक बैच स्टार्ट किया जाएगा जो फ्री में होगा, पैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं। किसी कोचिंग में आपकी सिलेक्शन जो है वो 100% है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ देख लीजिए साइंस का ये सिलेबस है। ठीक है, क्लास 9th के लिए यहाँ क्रॉप प्रोडक्शंस एंड मैनेजमेंट, ये आज पहला चैप्टर जो है हम लोग चालू करेंगे। उसके बाद मेटल एंड नॉन मेटल वाला, फिर कोल एंड पेट्रोलियम वाला, ठीक है, चालू करेंगे। तो ठीक है, शुरू करते हैं हम लोग। तो ये आपके सामने रहा एनसीईआरटी का फर्स्ट टॉपिक जो हम शुरू करने वाले हैं। एनसीईआरटी से ही बेसिक, मतलब कोई भी चीज़, मतलब कोई गाइड पढ़ने का नहीं है, कोई चीज़ खरीदने की ज़रूरत नहीं है, कोई किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मैं नोट्स बनवा रहा हूँ, उस नोट्स को आप लोग लिखते चलिए, कॉपी कलम अपने पास रखिए। और कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि आप किसी कोचिंग का सहारा लें, किसी बुक का सहारा लें, कोई ज़रूरत नहीं है, बस इसी पे लगे रहो। ठीक है, सबसे पहले मैं 2-3 चीज़ बता देता हूँ जो ये सर्किल में रहे, चाहे कोई भी कलर में हो, वो आपको ज़रूरी से पढ़ना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी होती है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि हम इन औजारों का उपयोग कहाँ और कैसे कर सकते हैं। बात यहाँ ऊपर हो रही है कि ग्रीष्म जो है काल में, गर्मी के दिनों में पहली जो है ये आपके लायक नहीं है, मैं ये कह सकता हूँ। यहाँ से आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप पढ़ चुके हैं कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। तो जो सभी सजीव होते हैं, क्वेश्चन इस पे ही बनते हैं, ऐसे ही सारे, मतलब दो एक लाइन उठा लिए यहाँ से कि उसकी सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, हाँ ना, हाँ हाँ, ये सब 4 ऑप्शन दे देगा आपको इस तरह से। तो यहाँ आप नोट कर लीजिए कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको नोट कर लेना है कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है और पौधे जो है अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। क्या आपको याद है कि हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं? मनुष्य सहित सभी जंतु जो है, यहाँ चल रहा है, भोजन बनाने में असमर्थ हैं। तो जंतुओं के भोजन का स्रोत क्या है? अब ये पूछ रहा है कि देखिए मान लीजिए कि सजीव तो सारे हो गए, तो सजीव जो भी चीज़ें हैं जिनमें जो ऑक्सीजन लेते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं, जो चल रहे हैं धरती पे, ठीक है, वो ये पूरे धरती पे, ये ब्रह्मांड पे, वो सब सजीव हैं, चाहे वो पेड़ पौधा हो, कोई भी चीज़ हो। ठीक है, मेज जो है वो निर्जीव है। सजीव जो भी चीज़ यूज में या आपको फायदा दे रही है वो सब सजीव है। लेकिन ये पूछ रहा है कि जंतुओं को भोजन का स्रोत क्या है, तो वो पूछ रहा है कि जंतुओं को भोजन का स्रोत क्या है, ये पूछ रहा है। ठीक है, परंतु हम अपने भोजन ग्रहण की ही क्यों करते हैं? आप जानते ही हैं कि सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक परिक्रमों जैसे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन के संपादन में करते हैं। तो सबसे पहला ये है कि जो सजीव भोजन करते हैं उससे उनको ऊर्जा मिलती है। ये भी आपको नोट कर लीजिए कि जो सभी भी सजीव जो भोजन करते हैं उससे उनको ऊर्जा मिलती है और वो ऊर्जा जो है इन कामों में काम करते हैं। जैविक प्रक्रम जो उनका होता है, जो जैविक प्रक्रम है, जैसे पाचन हो गया, श्वसन हो गया, उत्सर्जन हो गया, सब में वो यूज करते हैं अपना ऊर्जा। ठीक है, तो हम अपना भोजन पौधा अथवा जंतु या दोनों से ही प्राप्त करते हैं। तो जो मनुष्य होता है वो क्या होता है कि वो पौधों से भी प्राप्त कर लेता है अपना ऊर्जा, या भोजन भी कर लेता है, या जंतुओं से भी कर सकता है। जैसे कि आप कोई भी मांस मछली खाते हैं या साग सब्जी खाते हैं, तो उसकी बात ये कर रहा है कि पौधे और जंतुओं से। ठीक है, भोजन का बड़ा स्तर का पर उत्पादन करना आवश्यक है। तो यही एक चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे, मैंने बोला था कि इसको याद रखना है, आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, और ये भी मान के चलिए कि ये आपका एक डेमो हो सकता है, डेमो क्लास हो सकता है। तो बेसिक चीज़ ये है कि आप इस पर ध्यान दीजिए और पढ़िए। ठीक है, बस एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इसका नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन और वितरण आवश्यक है। ठीक है, यहाँ पे आप थोड़ा सा यहाँ कर लीजिए कृषि पद्धति क्या है। ठीक है, लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक मनुष्य जो है घूमते थे।
और वे एक स्थान से दूसरे थे, मतलब घूमतो मतलब घूमने वाले थे, ठीक है। घूमतो लिखा है, ये वर्ड्स आपको नहीं समझ में आएगा लेकिन आप समझ लीजिए घूमने वाले थे, इधर उधर मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले को बोलते हैं। और भोजन और आवास की खोज में समूह में विचरण करते रहते थे। तो ये क्या करते थे, जो पहले लोग थे 10,000 ईसा पूर्व पहले BC में, ये क्या करते हैं कि भोजन और जो है आवास मतलब रहने सहने के लिए ये इधर से उधर जाते रहते थे, ठीक है। वे कच्चे फल और सब्जियां खाते थे और उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ किया। तो सबसे पहली चीज़ यह है कि वो फल फ्रूट खाते थे, कच्चे जो फल फ्रूट या सब्जियां होती थी, और वो शिकार करना जो है प्रारंभ कर दिया, मतलब शिकार करने लगे जानवरों का, ठीक है, खाने के लिए। कालांतर में खेती कर चावल गेहूं अन्य खाद्य फसलों को उत्पादित कर सकें, और इस प्रकार कृषि का प्रारंभ हुआ। तो उसके बाद जो है धीरे धीरे क्या हुआ, विकास होना शुरू हो गया। जैसे कि मान लीजिए कि गेहूं का खोज हो गया, चावल का हुआ और जौ का हुआ, ठीक है। तो जौ का हुआ, फिर गेहूं का हुआ, फिर चावल का हुआ, ठीक है। इस तरह से सबका विकास हुआ। अब हम थोड़ा सा यहाँ पहुँचते हैं कि जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। अब मान लीजिए कोई खेत है, मतलब कोई भी मान लीजिए एरिया है, उसमें हम लोग सिर्फ गेहूं बो रहे हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, फसल बोलेंगे। अब ये पूछ सकता है क्वेश्चन में कि कोई एरिया है उसमें एक ही रंग के एक ही फसल मतलब एक ही रंग का कोई जो है पौधा बोया हुआ है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक फसल बोया हुआ है, उगाया हुआ है, बड़े पैमाने में किसी स्थान पर किसी पौधे को उगाया गया है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसे बोलते हैं क्या है, फसल बोलते हैं, फसल बोलते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं हैं। गेहूं फसल का अर्थ क्या है, तो जो उगाए जाने वाले सभी पौधे हैं वो गेहूं के हैं, ठीक है। ये इसका अर्थ है। यहाँ आप देख लीजिए कि आप जानते हैं कि फसलें विभिन्न प्रकार की होती हैं, और ये भी समझना आपको बहुत ज़रूरी है कि जो फसल हुआ करते हैं वो बहुत ही टाइप के हुआ करते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे कि अन्न हो गया, सब्जी हो गया, फल हो गया, जिसमें मौसम पे ये पौधे उगाए जाते हैं। अब ये भी है कि ये मौसम के हिसाब से भी पौधे उगाए जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कौन सा मौसम आ रहा है, जो फसल पानी वाला है वो पानी वाले मौसम में उगाते हैं, जो फसल जो है कम पानी वाला है कम पानी में, ठीक है। इस हिसाब से उगाए जाते हैं, ठीक है। भारत एक विशाल देश है, ठीक है, और ताप आर्द्रता और वर्षा जैसी मतलब टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की बात कर रहा है। ये ताप को टेम्परेचर बोलते हैं, आर्द्रता को ह्यूमिडिटी बोलते हैं, ठीक है। इसके वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न है, अतः देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार के। तो ये बोल रहा है कि जो एक भारत विशाल देश है, कहीं कहीं ऐसा है कि दक्षिण भारत में चले जाइए, वहाँ जो है वर्षा अलग ही होती है। अरुणाचल प्रदेश में चले जाइए, जैसे कि मानसरोवर हो गया, ये हो गया, उड़ीसा हो गया, इधर चले जाइए, या मिजोरम चले जाइए, तो वहाँ दिन रोज वर्षा होती है, तो वहाँ उस हिसाब से जो है फसलें उगाई जाती हैं। अब यहाँ पे आप देख लीजिए क्या दिया है कि फसलें उगाई जाती है, इस विविधता के बावजूद मोटे तौर पर फसल दो वर्गों में बांटा गया है। ये आप नोट कर लीजिए, ये इम्पोर्टेंट से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पूछेगा ही पूछेगा क्वेश्चन में, खरीफ फसल और रबी फसल के बारे में। ये 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है, आमतौर पर ये 2 टाइप्स होते हैं। खरीफ फसल के बारे में आप जान लीजिए कि जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है। सबसे बड़ी चीज़ ये है, आप ये जान लीजिए कि ये जो खरीफ फसलें हुआ करती हैं, आप गांव में जाइएगा या किसी देहात में जाइएगा, तो वहाँ खेतों में जो फसलें जून से सितंबर के बीच में बोई जाती है, जून से किसमें, सितंबर के बीच में, जब वर्षा होता है ना, यहाँ पे उत्तर वाला वर्षा आता है वो जून वाला, तो जून से सितंबर के बीच में कोई भी पौधा बोया जा रहा है वो समझिए खरीफ फसल है। जून और सितंबर के बीच में ही जो बोया जाएगा वो क्या है, खरीफ फसल है। अपने गांव में जो भी है उसका लिस्ट बना लीजिए, उनका नाम है। और ये कब बोए जाते हैं, ये जून और सितंबर के बीच में बोए जाते हैं जब वर्षा होती है। पहला है धान हो गया, मक्का हो गई, सोयाबीन हो गया, मूंगफली हो गया, कपास हो गया। खरीफ फसलें इसको क्या बोलते हैं, खरीफ फसलें बोलते हैं। धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, ये पूछेगा ही पूछेगा कि खरीफ फसल ये हैं, इसमें से कौन खरीफ फसल है, ठीक है, ये पूछ देगा, ठीक है आपको। तो खरीफ फसल याद कर लीजिए कि वर्षा ऋतु में बोया जाता है जून से सितंबर के बीच में, और इसमें आते हैं धान हो गया, मक्का हो गया, सोयाबीन, मूंगफली और कपास, ठीक है, ये खरीफ फसल है। रबी फसल के बारे में जान लीजिए
कि अक्टूबर से मार्च में उगाई जाने वाली फसलें रबी फसल कहलाती है। शीत ऋतु में बोई जाती है। जाड़े ओड़े में देखे होंगे आप, अब जैसे जाड़ा स्टार्ट हो गया, अब इसी वक्त बोए जाते हैं ये रबी फसल। जितने भी इस वक्त बोए जा रहे हैं फसलें, वो समझ लिए सब रबी फसल है। जैसे मान लीजिए गेहूँ हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, सरसों हो गया, ठीक है, अलसी रबी हो गया फसल। ये सब कौन सी है? रबी फसलें हैं, ठीक है, सॉरी, रबी फसलें हैं। गेहूँ, चना, मटर, सरसों, ये सब आप जाके देखेंगे ना खेतों में, अभी मतलब बोए जा रहे होंगे, ठीक है। और इसी समय जो है सरसों का साग होता है, ये सब नहीं खाए हैं क्या? सरसों के साग हो, मटर, ये सब गादा सादा ये जो होता है। हाँ, उसके अलावा कई स्थानों पर दालें और सब्जियां ग्रीष्म में भी उगाई जाती हैं। तो जो दाल और सब्जियां हैं वो ग्रीष्म ऋतु में भी उगाई जाती हैं, ठीक है, जून से सितंबर। तो ये अक्टूबर से मार्च तक जो चीज़ बोई जा रही है वो कौन सी है? रबी फसल है। और जून से सितंबर के बीच में जो बोई जा रही है वो क्या है? खरीफ फसल है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ है आधारिक फसल इत्यादि। अब ये सोचने पे ये दिया है कि धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जाता, ये आपको बताना है। देखिए क्यों नहीं उगाया जाता, इसका ये इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि उसको पानी की जो आवश्यकता है, जो उसको पानी चाहिए, वो सिर्फ जो है जून से सितंबर के बीच में ही उसे पर्याप्त हो सकती है। शीत ऋतु में क्या है कि बारिश कम होगा, शीत ज़्यादा गिरता है, तो शीत से उसकी पानी की जो खाता पूर्ति है वो तो नहीं हो पाएगी, जो आवश्यकता है वो तो पूरा नहीं हो पाएगा। इस वजह से इसको जो है नहीं बोते हैं धान को। अब तो धान ऐसे ऐसे आने लगे हैं, ऐसा टेक्नोलॉजी बढ़ गया है कि अब तो धान भी शीत ऋतु में बोए जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो वीडियो लंबा होगा, वीडियो लंबा होने से घबराइए मत, इसको पढ़िए इत्मीनान से। पढ़ने के बाद जो है इसके कम से कम एक जो है टॉपिक के 3 एपिसोड आएंगे, उसको आपको आराम से देखना है। तो धान को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, अतः ये केवल वर्षा ऋतु में ही उगाए जाएंगे। ये हमने कहा था आपसे, ये जो है हमने तो आपको डीपली बता दिया कि ये चीज़ होता है, ये पूछेगा आपसे क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ दे रखा है फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप समय की अवधि की करने के पड़ते हैं। आप देखेंगे कि क्रियाकलाप तो जो है खेत बोने के लिए, जोतने के लिए, कृषि के लिए अजीब अजीब चीज़ों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि है मिट्टी तैयार करना है, ये जाइएगा खेत में तो ट्रैक्टर से जो है खेत जो जोता जाता है, वो आपको समझना है कि उसमें मिट्टी तैयार होता है। फिर उसमें बुआई करिए, खाद और उर्वरक देना होता है, फिर सिंचाई करना होता है, पानी देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि ग्रीष्म ऋतु में आपने कुछ बो दिया और सूखा पड़ गया, तो अब तो पानी देंगे ना ट्यूबवेल से या नहर से भी पानी आएगा, तो उससे भी सिंचाई किया जाता है। खरपतवार से सुरक्षा करना होता है, जैसे टिड्डा उड्डा लग गया या कोई घास निकल गया तो उससे भी सुरक्षा की जाती है। फिर उसके बाद कटाई करना होता है, फिर भंडारण करना होता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस है, ये आपको याद कर लीजिए कि जो है कृषि पद्धतियों के बारे में पूछ सकता है कि मिट्टी तैयार करना, बुआई, खाद और उर्वरक देना, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई और भंडारण, ठीक है। ये है मिट्टी तैयार करने का तरीका क्या है। फसल उगाने से पहले जो है जो पहला काम होता है वो मिट्टी को पलटना या इसे पोला बनाना या कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। मतलब जब आप बुआई करने जा रहे हैं तो उसका सबसे पहला प्रथम चरण जो होता है वो मिट्टी को पलटना, जैसे जोतना बोलते हैं गांव में, देहात में जाएंगे तो ट्रैक्टर से जुताई बोलते हैं उसको, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि इससे बड़े भूमि में गहराई तक जा सकती है। पोली मिट्टी में गहराई में धंसी जड़ें भी सरलता से शोषण कर सकती है। पोली मिट्टी किस प्रकार पौधे की जो है जोड़ सरलता शोषण करती है। पोली मिट्टी में रहने वाली केंचुए और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायता करती है, और यह जो जीव होते हैं वो किसानों के मित्र हैं, क्योंकि यह मिट्टी को पलटकर पोला करते हैं तथा हुमस बनाते हैं। और परंतु मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है, तो ये आपको समझना है कि जो पोली होते हैं, पूछ सकता है पोली क्या है, तो पोली ऐसे मतलब जीव होते हैं जो कृषि के मित्र होते हैं, किसानों के मित्र होते हैं, ठीक है। ये हुमस बनाते हैं मिट्टी को। आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि मिट्टी जो है में खनिज, जल, वायु और कुछ जो है सजीव होते हैं। इसके अतिरिक्त मृत पौधे और जंतु भी मिट्टी में पाए जाते हैं।
और जाने वाली जीवों पर अपघटित होते हैं। इस प्रकार मृत जीवों में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी में निरोधक होते हैं पोषक। तो इसमें ये बोला है कि आपने जो कक्षाएं मतलब इससे पहले पढ़ चुके हैं, जो हमने पढ़ा अभी, उसमें आपने यही पढ़ा होगा कि मिट्टी में जो होता है खनिज होता है, जल होता है, वायु होता है और कुछ सजीव बोला ही था जिसे पोला कहते हैं, जो ह्यूमस बनाते हैं। अभी हमने क्या ऊपर पढ़ा ना ये वाला, तो वही चीज़ बात कर रहा है, इसमें कुछ और नहीं है। अब देखिए क्या है कि इसमें ये भी आपको याद रखना है कि क्योंकि ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधे की वृद्धि में सहायक होती है। अब यहाँ क्वेश्चन पूछ सकता है, मैंने बोला ना कि आपको मैं सारा इंपॉर्टेंट चीज़ें ही बताऊंगा, साथ साथ और कुछ भी बताना चलूँगा। तो देखिए क्या है कि जो ऊपरी परत होता है मिट्टी का, उसको सेंटीमीटर बोलते हैं। तो उसमें सेंटीमीटर ही बोला है उसने कि कुछ सेंटीमीटर तक, मान लीजिए 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, तो पौधे की वृद्धि में उतने ही सहायक होते हैं। अब नीचे से लेके एकदम मतलब किरान निकाल के खोदने लगे, वो नहीं करना है, कुछ ही सेंटीमीटर तक खोदना है हम लोगों को, मिट्टी को पलटना है, बस वही पोषक होते हैं। उलटने पलटने में पोला करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाता है और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। अतः मिट्टी का उलटना और पलटना या पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कौन सी प्रक्रिया है? तो उलटना पलटना पोला करना, ये फसल के उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, यही चीज़ हमें याद रखना है। तो सबसे पहले क्या चीज़ आपको याद रखना है कि मिट्टी वो पूछ दे क्वेश्चन में कि कितने सेंटीमीटर तक करना है, तो कुछ सेंटीमीटर उसमें दे सकता है, कुछ 1 2 3 4 सेंटीमीटर देगा तो आपको कुछ पे ही टिक करना है। और दूसरी चीज़ ये भी पूछ सकता है कि मिट्टी को उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है, तो उलटना पलटना और पूरा करना, ये आपको टिक करना है। ठीक है, ये आप नोट्स में बना लीजिए। ठीक है, ये वाले में 2 चीज़ आपको बनाना है बस, और कुछ नहीं बनाना है। ठीक, उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे कि मिट्टी को उलटने पलटने और पोला करने के लिए की प्रक्रिया को जुताई करते हैं। जुताई किसको कहते हैं? उलटने पलटने और या पोला करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो जुताई कहते हैं। ये आपको भी नोट कर लेना है। इसे हल चला कर भी कर सकते हैं। और लोहे से बनी होती है ये मिट्टी, अत्यंत सूखी होती है। जुताई से पहले जो है इसे पानी देने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। जोते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले भी हो सकते हैं। इन्हें एक पाटल की सहायता से जो है तोड़ना आवश्यक है। बुआई और सिंचाई के लिए खेत में समतल करना आवश्यक है। तो अब ये याद रखिएगा कि जो बुआई और जुताई करने से पहले जो खेत है ना, उसमें जब जो आप उल्टेंगे पलटेंगे तो इस तरह से हो जाएगा। तो एक मशीन आती है, ट्रैक्टर में ही आता है, ट्रैक्टर में ही, तो इसको इस तरह से जो है वो ना प्लेन कर देंगे। तो उसके लिए प्लेन करना ज़रूरी है, खेत बोने से पहले प्लेन करना ज़रूरी है। उसके बाद जो बुआई और सिंचाई के लिए खेत को समतल करना आवश्यक है, ये आपने पढ़ चुके हैं। तो इसमें भी 2 चीज़ लिख लीजिए कि जुताई जो प्रक्रिया है वो क्या है? पलटना उलटना और पोला करने को जुताई कहते हैं। और दूसरी चीज़ कि खेत को जोतने से बोने से पहले, सिंचाई करने से पहले उसको समतल करना भी आवश्यक है। तो 2 चीज़ आपकी इससे याद रख लीजिए, ये 2 चीज़ आपको नोट्स कर लेना है बस। कभी कभी जुताई से पहले जो है खाद दी जाती है, इससे पहले जुताई के समय खाद मिट्टी में तो ये आपको नहीं है इसमें से कुछ करना है। कृषि औजार के बारे में भी बोला है ये, तो आपको ये भी लिख लेना है कि अच्छी उपज के लिए जो है बुआई से पहले मिट्टी को भरपूरा और करना आवश्यक है। कार्य अनेक औजारों से किया जाता है, जैसे कि हल हो गया, कुदाली हो गया, कल्टीवेटर हो गया। इस कार्य को उपयोग में किए जाने वाले प्रमुख औजार है। तो अब बोल सकता है कि मिट्टी को भुरभुरा करने के लिए कौन सी औजार की आवश्यकता होती है, तो आपको ये बताना है। हल हो गया, कुदाली मतलब जिसको कुदारी बोलते हैं भोजपुरी में, ठीक है। कल्टीवेटर भी बोलते हैं, एक होता है मशीन, उससे भी होता है। अब यही बताया है कि हल जो है प्राचीन काल से इसका उपयोग जुताई और खाद उर्वरक में ये है। और हल सेफ्ट हो गया, कुदाली हो गया, ये हल है, ये वाला जो है ना पार्ट, ये हल है, ठीक है। तो हल को देख लीजिए, और ये है कुदाली, ये वाला, ठीक है। कल्टीवेटर जो है आपको ये नीचे वाला जो दिख रहा है ना, ये है कल्टीवेटर, ठीक है। और बुआई हो गया, बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ और स्वस्थ बीज, मतलब कि अब पूछ सकता है कि बुआई के लिए कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण है, तो स्वस्थ और साफ और गुणवत्ता वाले अच्छी बीज का चयन किया जाता चाहिए। किसान अधिक उपज देने वाले बीजों की प्राथमिकता देता है। तो बहुत ही चीज़ें हैं कि अच्छी गुणवत्ता होनी चाहिए, साफ और स्वस्थ बीजों का चयन भी जरूरी है बुआई से पहले, ठीक है। यहाँ आ जाते हैं हम लोग। अब यहाँ पे जो है कि एक बीकर लेकर उसे पानी में आधा भरिए और इसमें एक मुट्ठी के गेहूं के दाने, तो ये कुछ है, तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं।
परंपरागत औजार जो है ये परंपरागत औजार है, आज से नहीं आज़ादी से पहले का है। यहाँ हम जो है सीड ड्रिल जो है आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल जो है इसको आपको याद रखना है। सीड ड्रिल क्या है, तो ये जो है ना कि बुआई से पहले उपयोग किया जाता है। पहले हम लोग बुआई से हाथ से फेंकते थे पहले, अब नहीं, अब जो है ट्रैक्टर से ही हो जा रहा है, सीड ड्रिल से ही। ठीक है, मेरे विद्यालय के समय एक प्रयोगशाला है, पौधशाला है सॉरी, और मैंने देखा है कि छोटे छोटे जो है पौधों में थैलों में रखे जाते हैं इस प्रकार के, तब ये सब बोल रखा है। और यहाँ पे आपको इसमें जो है थोड़ा सा यहाँ पढ़ना है, खाद और उर्वरक मिलाना कैसा है। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद या उर्वरक कहते हैं। तो मिट्टी की जो है पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए, मिट्टी का क्या है, पौधे में जो पदार्थ है उनमें मिट्टी का जो है पोषक स्तर बनाए रखने के लिए जो है हम खाद और उर्वरक का उपयोग करते हैं। ये आपका जो रहा आज का हमारा 5 पेज हम लोगों ने कर लिया है, और जो 4 पेज होगा और बाकी वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगी। और आपको बस हमारे साथ बने रहना है। ये ना देखिए कि अभी मतलब इतना बोरिंग चल रहा है सर ये वो, बोरिंग से नहीं, आप क्वालिटी देखिए कि आपको एडमिशन्स लेना है कि नहीं लेना है। ये तो मैं एक डेमो दे दिया आपको कि इस तरह से हमें पढ़ना है, नोट्स बनाना है। अब अगले क्लास से जो है जो हम लोग PDF लाएंगे वो नोट्स बनाया आएगा। ये तो मैंने देखा थी कि NCERT से हम लोग इसी तरह पढ़ेंगे, आप घर पे भी पढ़ सकते हैं। और यहाँ जो है ऑनलाइन बैच चल रहा है। और दूसरी चीज़ है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना।